मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। 2 अहम खबरें आज डेवलप हुई, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दूसरा निगरान वज़ीर आज़म का बयान आया। इन दोनों खबरों को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप जोड़ के देखते हैं तो मामलात मज़ीद इबहाम का शिकार हो जाते हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज मुलाकात की निगरान वज़ीर आला पंजाब से और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी प्रॉमिसिंग, बड़ी अच्छी, बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के इनेकाद के लिए भरपूर तरीक़े से तैयार है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो तैयार है, इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। लेकिन सवाल फिर ये भी क्रिएट होता है कि ECP अभी तक इलेक्शंस की हतमी तारीख देने में नाकाम क्यों है? क्या वजह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की जो बात की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अभी तक उस आखिरी हफ्ते की तारीख सामने क्यों नहीं आ सकी? कुछ ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं, कुछ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, कुछ कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि फ़लाँ तारीख हो सकती है, फ़लाँ तारीख हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पे ECP तारीख क्यों नहीं दे रहा, ये अहम सवाल है। जबकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। अब वो मुकर्ररा वक्त, वो मुकर्ररा तारीख क्या है, ECP को अनाउंस कर देना चाहिए अगर इसमें कोई इबहाम नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो आज लाहौर में मौजूद थे और नौजवानों से ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए, इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन जो अहम स्टेटमेंट था निगरान प्राइम मिनिस्टर का वो ये था कि आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम अगर ताख़ीर से भी हो जाए तो वह गैर आइनी नहीं होता। इस स्टेटमेंट से बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं, कान भी खड़े हो जाते हैं, सियासी कान भी खड़े हो जाते हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इशारा किसकी तरफ है? क्या इलेक्शंस की तरफ है? इलेक्शंस पहले ही डिले का शिकार हो चुके हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में ECP कह रहा है, तो क्या आप इससे भी मज़ीद आगे जा सकते हैं? फिर एक और अहम खबर आई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज कहा, इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकॉट करवाना चाहती है, इलेक्शन का इल्तिवा चाहती है और वो कह रही है लंदन को पैसे देके। लंदन में किसको पैसे दे रही है ये MQM का इल्ज़ाम है, वजाहत नहीं की। लेकिन बहरहाल उनका कहना है कि MQM के लंदन को पीपल्स पार्टी पैसे दे रही है ताकि इलेक्शंस का बाइकॉट करवा दिया जाए और इलेक्शंस मज़ीद तनाज़ात का शिकार हो जाए। नवाज शरीफ एक तवील अरसे की वापसी के बाद काफ़ी दिन हो गए हैं, मुसलसल वो इजलास भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अपनी पेशियाँ तो खैर वो भुगत ही रहे थे, लेकिन इलेक्शंस के मामले पे बड़े पुरस्रार तरीक़े से नवाज शरीफ खामोश हैं। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या कोई यकीन दहानी है मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, या वो ख़ुद भी अभी कन्फ्यूज़ड हैं और अभी तेल देखो, तेल की धार देखो, उसके मस्दाक फ़िलहाल कुछ कहने से वो कासिर हैं? तो ये बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब आज हम प्रोग्राम में लेना चाहेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के गेस्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मायसा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मायसा हमीद साहिबा, और ये बताएं कि आज दो चीज़ें हुई हैं। एक तो इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आर्टिकल 254 कहता है कि अगर इंतखाबात, या बल्कि उन्होंने इंतखाबात की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कोई काम ताख़ीर से होता है तो वो गैर आइनी नहीं हो जाता। नवाज शरीफ मुसलसल खामोश है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। क्या नून लीग को कहीं से यकीन दहानी है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पे हो जाएंगे, या आप लोग तेल देखो, तेल की धार देखो, आपको कोई इबहाम नहीं हो रहा कि कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शंस क्यों नहीं टाइम पे हो रहे, अभी तक डेट क्यों नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, तो मेरा ख्याल है किसी पार्टी को इबहाम नहीं होना चाहिए। वो उस पार्टी को भी नहीं होना चाहिए जो बार बार इंसिस्ट कर रही थी, उस पार्टी को भी नहीं होना चाहिए जो शायद उनका कोई पार्टी मेंबर नहीं रहा। तो PMLN तो हमेशा की तरह और सबसे ज़्यादा तैयार है इलेक्शंस के लिए, तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि इलेक्शन जो हैं टाइम पे होने चाहिए।
आई डोंट नो क्या जो है मंतक है लेकिन फेडरल लेकिन गवर्नमेंट नवाज शरीफ के मुसलसल नुमाइंदे जो खामोश प्राइम हैं। मिनिस्टर। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से लेकर आज 30 अक्टूबर हो गई है, मुसलसल खामोश है। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, कोई बयान नहीं दे रहे। देखिए नवाज शरीफ गरीदा, आपको पता है जब 21 अक्टूबर के बाद आए हैं तो उनके वो केसेस चल पड़े हैं। केसेस के बाद अभी जो है वो उनको बेल मिली है, तो अब जो है इस पे कमेंट करना मेरा नहीं ख्याल इतना इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि ये बात समझ जाना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एंड ऑल बी ऑल एज फार एज द डिसीजंस इज कंसर्न्ड अबाउट। नहीं, लेकिन इलेक्शन की डेट तो आ जानी वो जो है चाहिए वो कि आप लोगों को आज आपको परेशानी पता कोई है ना- नहीं है या कोई यकीन दहानी है। देखिए हमें इस बात की परेशानी कोई नहीं है कि हमें इलेक्शन में कब और किस वक्त कहेंगे कि पार्टिसिपेट करें। हम वी आर ऑल रेडी फॉर इलेक्शन, और जब भी कहेंगे वी विल। लेकिन बतौर सियासतदान मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं इस अज़म के साथ कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इलेक्शंस की डेट अभी तक नहीं आ रही। इस पे कुछ एप्रीहेंशंस, कोई रिजर्वेशंस, कोई कंसर्न नहीं है मुस्लिम लीग नून के? देखिए इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और एक हल्की फुल्की डेट आ भी गई है, जनवरी की लास्ट डेट हल्की फुल्की डेट आई है, हाँ। तो और आज भी इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं वो गए हुए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन पंजाब गए हुए थे, वहाँ पे भी जाके फाइनलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि फिर उसी टाइम पे होने हैं जिसकी वजह से जो है इतनी प्रोग्रेस हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज नेशनल असेंबली में भी नोटिफिकेशन गया है कि आप हायरिंग वगैरह बंद कर दें। तो जब सारे इदारों को कहा जा रहा है कि हायरिंग और अपना जो है वो बिजनेस जो है वो रोक दिया जाए, तो इसका पता मतलब यही है कि जनवरी में इलेक्शंस ड्यू हैं, जनवरी में। लेकिन आपने खुद कहा कि हल्की फुल्की डेट आई है। इलेक्शन कमीशन अगर पुर यकीन है कि इलेक्शंस हो जाएंगे टाइम पे, तो फिर टाइम की मुकर्रर तारीख देने में इबहाम क्यों है? अभी तक इसमें ली तो लाल क्यों है? अभी तक इसके बारे में मुकर्रर तारीख क्यों नहीं आ सकी? यही मेरा बुनियादी सवाल है। क्या नून लीग का ये सवाल नहीं है? नहीं गरीदा, आई थिंक नहीं, नून लीग का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए ये सवाल, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो जवाब है इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमीशन को खुद देना चाहिए कि उन्होंने एग्जैक्ट डेट कब रखी है। अगर आखिरी हफ्तों में रखी है तो कौन से दिन पे रखी गई है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे बात की जाए तो वो जवाब दें कि उन्होंने कब इलेक्शन है। या वो मुझे लगता है कि मीडिया वाले पूछ ही नहीं रहे इलेक्शन कमीशन से, वो कभी पीपल्स पार्टी से पूछ रहे हैं या वो मुतालबा करें कि PMLN बताए या फोर्स करे। ये वाली चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली पूछनी चाहिए। नहीं, इलेक्शन की ईमा पे वो डिले कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी सवालात हो रहे हैं, लेकिन आप मीडिया पर एतराज़ कर रही हैं या मीडिया से सवाल कर रही हैं, तो सवाल तो आपसे बनता है। इलेक्शन आपने लड़ना है, मीडिया ने तो लड़ना नहीं है इलेक्शन। सहाफ़ियों ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, इलेक्शन तो सियासतदानों ने लड़ना है। जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने असेंबली में जाना है, मुद्दई सुस्त और गवाह चोस्त आप ये कह रहे हैं कि जी सियासतदान सवाल ना करें इलेक्शन की तारीख का, लेकिन मीडिया सवाल करता है। यू आर गेटिंग मी कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, ना PMLN की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कराना, ना पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कराना, ना PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस इदारे की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो कब इलेक्शन कराएंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझसे बारहा 3-4 महीने हो गए हैं ये सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि उस इदारे से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि क्या इशू है कि आप डेट नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, उस इदारे से भी सवाल हो रहे हैं और यही वजह है कि उस दबाव के तहत आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कह दिया, जो कि खुश आइंद है, कि इलेक्शन अपने मुकर्रर टाइम पे होंगे, लेकिन तारीख अभी तक नहीं दे रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पंजाब के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन साहब, पीपल्स पार्टी मुसलसल तारीख मांग रही है, जो कि माइजा साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शन करवाना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी इतनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी कर रही है कि इलेक्शन आप लोगों ने लड़ना है तो आप लोग तारीख मांग रहे हैं। नून लीग तो ये जिम्मेदारी भी नहीं उठा रही है, लेकिन बहरहाल आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि इलेक्शन अपने ड्यू टाइम पे होंगे। इस पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड नाउ कि ड्यू टाइम पे हो जाएंगे? अब तो कोई इबाम बरकरार नहीं है। बहुत शुक्रिया गरीदा, बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराना, लेकिन तारीख मांगना या उसका मुतालबा करना या इलेक्शंस को
यकीनी बनाना ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन पर यकीन रखती है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उसके बाद जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो मुल्की मसाइल को, जो चैलेंजेस हैं हमें दरपेश, उनको फेस करे, उनको हल करने की कोशिश करे, अपनी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दे। ठीक। ये किस तरह एक दिहाड़ी पे आप मुल्क चला सकते हैं कि रोज का एक जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जो है वो मुल्क, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया है, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है, तो पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि अब इलेक्शन डिले का शिकार नहीं हो सकते। हम समझते हैं कि ये खुशाइंद है, उन्होंने अगर लिया है तो ये खुशाइंद है, उन्हें लेना चाहिए। और डेट तो दें ना, कहते हैं मुकर्रर तारीख पर इलेक्शंस होंगे, मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन होंगे। वो कौन सी मुकर्रर तारीख है, किसने मुकर्रर की है, किस आइन के तहत उन्होंने वो डेट जो है वो दी है, कोई उसकी कोई समझ नहीं आ रही। हम तो अब भी समझते हैं कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है और हो सकता है कि इलेक्शंस उस वक्त ये कह के पोस्टपोन कर दिए जाएं कि जी अब ठंड बढ़ी है, अब धुंध पड़ रही है, अब बर्फबारी हो रही है, तो लिहाजा हम और एक महीना लेट कर देते हैं। कोई शेड्यूल आता, कोई हमें पता चलता, जैसे उन्होंने हल्का बंदियों का शेड्यूल दे दिया, इसी तरह कोई वो भी दे देते एक कि ये फलां डेट को कागजात नामजदगी होंगे, बेशक उसे ऑफिशियली बाद में कर देते, लेकिन कोई एक अंदाजा तो होता। जी। अब 28 जनवरी को हो जाएंगे, 27 जनवरी को हो जाएंगे, 27 फरवरी को हो जाएंगे, पता नहीं किस 27 को होंगे। हाँ, ये तो ज़राए के थ्रू खबरें आ रही हैं ना, मुख्तलिफ डेट्स जो हैं वो फ्लोट की जा रही हैं। अभी तक ईसीपी ने तो नहीं दिया, लेकिन आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हो सकता है एंड टाइम पे ये कह दिया जाए कि जी फलां फलां रीज़न की वजह से, वेदर की वजह से, एक्सेट्रा मजीद डिले का शिकार हो जाए। तो पीपल्स पार्टी को यानी कि ये खतरा मौजूद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन हतमी नहीं हो सकते, नहीं होंगे। यकीनन ये खतरा मौजूद है जी। जब तक कोई उसकी कंफर्म डेट ना हो उस वक्त तक ये बिल्कुल खतरा मौजूद है और ये हम सारी पार्टियों को मुतालबा करना चाहिए, ये प्रेशर बढ़ाना चाहिए उन पे कि इंतखाबात होने चाहिए। और हम तो तवक्को कर रहे थे कि जब मियां साहब वापस तशरीफ लाएंगे तो उनका वाहिद मुतालबा यही होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल मायूसी हुई, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात ही नहीं की। हाँ। अपनी नवाज शरीफ तो में जरदारी बाकी साहब से भी सारे बड़े issues मायूस हैं, address खबरें किए। तो ये भी आई हैं कि नवाज शरीफ जरदारी साहब से बड़े मायूस हैं, पीपल्स पार्टी की जो बयानबाजी है नून लीग के खिलाफ, उससे नवाज शरीफ बड़े मायूस हैं। आप उनसे मायूस हैं, वो आपसे मायूस हैं? नहीं, हम मायूस नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, हम अपनी एक सियासी जमात नहीं, और आपने अभी नजरियात कहा के ना कि साथ मायूस चल है रहे हैं। पीपल्स पार्टी नवाज हम शरीफ से कैसे कि एक दूसरे इलेक्शन की को डेट का सेटिस्फाई मुतालबा कर नहीं कर रही है। सकते हैं? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन चंद एक ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हम मुत्तफिका तौर पर कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, और वो उसमें सबसे पहला मुतालबा जो है वो इलेक्शंस का ही है। तो ये तो हम कॉमन कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई ऐसी लेकिन पीपल्स अफवाह पार्टी को वाली नवाज बात शरीफ नहीं। से मायूसी हुई है कि वो इलेक्शन की डेट देने का मुतालबा नहीं कर रहे। नहीं, हमें पहले ये खदशा था कि वो शायद ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हालात थे, जो उनकी पार्टी की यहाँ पे बयानबाजी और जो उनका रिएक्शन था जब हम तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करते थे तो उसका जवाब हमें पीएमएलएन की तरफ से मिलता था, तो हमें उस वक्त ये अंदाजा था कि शायद मियां साहब आकर ये ना कर पाए। लेकिन हमें साथ साथ ये भी था कि मियां साहब जिन तकलीफों से गुजरे हैं, जो मियां साहब की जद्दोजहद है, तो वो यकीनन इस चीज को जो है ना वो रद्द करेंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन वो नहीं कर पाए, उनकी अब अपनी ये जमात आपको का भी खटक रहा है, कोई ये इंटरेस्ट आपको भी होगा। खटक रहा है हसन मुर्तजा Sorry? साहब, क्या ये आपको भी खटक रहा है, पीपल्स पार्टी को भी खटक रहा है? क्यों यही सवाल आपसे कुछ देर पहले मैंने माइजा साहिबा से किया था कि नवाज शरीफ आखिर इलेक्शन की डेट का मुतालबा क्यों नहीं कर रहा है, तो ये आपको भी खटक रहा है कि अभी तक वो इलेक्शन के मामले पे खामोश क्यों है? यकीनन ये पूरी कौम को खटक रहा है। हर शख्स को जो भी एक सियासी सोच रखता है या पॉलिटिकल वर्कर है, उसके ज़हन में ये सवाल तो खटकता है
कि मियाँ साहब को तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए था। वो तो हमेशा कहते थे कि इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और जो उनकी जो तकलीफ़ें थी, उनकी जो एग्ज़ाइल था, उनकी जो जेलें थीं, वो सारी चीज़ों का हल या मदावा तो इलेक्शन ही कर सकता है। क्योंकि किसी भी ठीक सियासी जमात के लिए परफ़ॉर्म करना, उसका बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है। ठीक और राइट पार्लियामान का रास्ता जो है वो बज़रिया इंतखाब है, और तो कोई रास्ता नहीं है। सही अगर वो नहीं हम अपनाएँगे, फिर तो ये केयर टेकर जो बैठे हैं और जिस अंदाज़ में वो मुल्क चला रहे हैं और जिस तरीके से वो डेवलपमेंट फंड्स बाँट रहे हैं लंगर की तरह, और जिस तरह वो तबादले, ट्रांसफ़रें, पोस्टिंग्स, ये सारा कुछ जो वो कर रहे हैं, ये अजीब ही है। ये कौन से निगरानों से एतराज़ है? विफाक के निगरानों से या पंजाब के निगरानों से हसन साहब? नहीं, निगरान तो निगरान होता है ना जी, चाहे वफाक का हो, चाहे सूबे का हो, तो निगरान तो सारे ही एक जैसे हैं, उनमें ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग ये बात तो कर रहे हैं आप, नहीं। क्योंकि जरदारी साहब का अपना बंदा पंजाब में इस वक्त निगरान वज़ीर आला है और आपको पंजाब की निगरानों से देखिए, भी एतराज़ शुरू हो चुका है। हमें हमें वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। हम हाँ तो उन्हें ये समझते थे कि वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े ज़ीरक इंसान हैं। हम उनसे ये तवक्को करते थे कि वो इस इंतखाब को शफ़ाफ़ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और अपने लिए एक मिसाल छोड़ के जाएँगे। लेकिन वो नजम सेठी साहब ही याद करवा दिए उन्होंने भी। हसन साहब, ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं आप, ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं आप। यानी कि पीपल्स पार्टी नहीं, मैंने निगरान कोई वज़ीर आला ऐसी पंजाब से मायूस हो गई गुस्ताखाना है। तो बात नहीं की। नहीं, हम मायूस ही, पीपल्स पार्टी मायूस नहीं होती। हाँ, हमारे तो आप देखें ना कि एक लेकिन दास्तान है पूरी तहफ़्फ़ुज़ात तो आ शहादतों गए, की। तहफ़्फ़ुज़ात तो आ गए आपके हमने निगरान हमने वज़ीर आला ए, पंजाब पे। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, कोई इसलिए वो थोड़ी है कि हम गन पॉइंट पे सारा कुछ करवा लेंगे। और ये जो आपने कह तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारा हक है ये जो रखना। आपने कह दिया ना, ये जो आपने लेकिन कह दिया हम कि मोहसिन नकवी तो नजम सेठी ही निकले हैं, तो कहीं आपका इशारा ये तो नहीं है कि मोहसिन नकवी आपके मुताबिक कहीं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का तासुर जो है वो जा रहा है पंजाब में? देखिए, वो अगर इस तरह सपोर्ट तो मैं नहीं कहता कि वो पीएमएलएन को कर रहे होंगे, लेकिन इशारे ऐसे ही मिलते हैं। देखिए, एक अबूरी हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है किसी की सजा माफ करने की या मुअत्तल करने की? अदालतें मौजूद हैं और फिर आजाद अदलिया मौजूद है। उसके होते हुए क्या जरूरत थी उन्हें? अदलिया बिल्कुल रिलीफ फराम करे, सबको करे। मियाँ साहब का भी हक है। हम ये नहीं कहते कि उन्हें सजाएं दुरुस्त हुई होंगी, गलत हाँ, हुई होंगी। हाँ, ये तो डिबेट ही नहीं है। हाँ। डिबेट ये है कि जो रिलीफ उन्हें हुकूमत पंजाब ने दिए हैं, वो एक अबूरी हुकूमत को तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह देने चाहिए थे। लेकिन चलो, अच्छा, शायद कानून और टाइम यही कहता हो। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जो कानून कहता है वो अबूरी या रेगुलर गवर्नमेंट या माशाल्लाह गवर्नमेंट उसमें तफरीक नहीं करता। वो कहता है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो ये नहीं कहता कि इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अबूरी सेटअप है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, या शायद एक आधी जगह कहीं और हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो एक अबूरी सेटअप है, इसका क्या क्या जवाब क्या, इसका जवाब इसकी कोई समझ नहीं आई। ये ठीक तो है। ऐसे जड़े कोई ये गैर आपने फितरी सा कोई अमल है ये। ये आपने बड़े एक जो है ना टाइम बॉम्ब किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। माइजा हमीद साहब सर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तो वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी मायूस है नवाज शरीफ से और खटक रही है नवाज शरीफ की खामोशी कि वो इलेक्शंस की डेट का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी को भी मायूसी खटकना शुरू हो गई। फिर वो जिस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पे या पीपल्स पार्टी को लगता है या तासुर मिल रहा है कि झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो ये तक कह गए कि अगर वो नजम सेठी बनने की कोशिश करेंगे तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। माइजा हमीद साहिबा, देखिए गरीज़ा बात यह है कि खटकते तो पीपल्स पार्टी वालों को पीएमएलएन वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस है।
उनकी जो ओवरऑल ग्राफ जो है उनका ऊपर जा रहा है, और जब मियां नवाज शरीफ साहब के आने से जो 21 अक्टूबर का जलसा था वो बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट थी, जिससे पता चल रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन डेट से मियां नवाज शरीफ की डेट देने से जो है उनका कोई डाउट और सेल्फ डाउट पैदा हो रहा है। बात ये है कि देखें, मैं यही फिर कहूँगी कि अगर सबसे ज़्यादा रेडी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो है PMLN इस वक्त, और सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका है, सबसे ज़्यादा जो है तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब की सुनी गई। तो हमें इलेक्शन को पुश करने में कोई वो मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाकी पार्टीज जो हैं वो क्या ये पुश कर रही हैं या वो कह रही हैं कि इलेक्शन टाइम तो कह रही है ना, बार बार इलेक्शन की डेट मांग रही है। आज मेरे प्रोग्राम में भी हसन साहब ने कह दिया कि इलेक्शन की डेट आनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि आ जाएगी। पीपल्स पार्टी नहीं, एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी। फिर कभी पीपल्स पार्टी को इशू हो जाता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फिर पीपल्स पार्टी को इशू हो जाता है कि वज़ीर आला पंजाब उनकी साइड के नहीं रहे। तो देखें, ये तो छोटी मोटी बातें कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नजम सेठी की याद दिला दी है, क्या समझती हैं आप इससे? और वो ये भी इतराज़ कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये रिजर्वेशंस तो हैं, ये अब पैदा होना शुरू हुई हैं जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी पॉपुलैरिटी, पीपल्स पार्टी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, और कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी वजह से इनका और मज़ीद ग्राफ नीचे जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप रेडी नहीं है, कौन से इदारे, किन इदारों की बात छोड़े ना आप, मैं वैसे के जी किन इदारों की बात कर रही हैं आप? मैं वैसे जनरली कह रही हूँ जो परफॉर्मेंस होती है ना, हाँ। वो किसी की पार्टी की ना, उसके सरबराह जो अदारे के होते हैं या उनका वो सारे जो होते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस से पता चलता है कि जो है क्या वो पार्टी परफॉर्म अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही। तो PMLN जो है वो जनरली जिस चीज़ को हाथ लगाती है उसको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है, आप कोई चीज़ भी निकाल लें। तो बात ये है कि अभी तो ये 13 महीने की हुकूमत में इकट्ठे थे पीपल्स पार्टी, PMLN, सब कुछ, तो उस वक़्त तो कोई मसला नहीं हुआ। फिर जब मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि जी इलेक्शंस को कुछ देर जो है वो डिले करना पड़ेगा, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल के देख लें। तो बात ये कि उस वक़्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी हाँ नहीं इंसिस्ट किया कि जी टाइम पे होने चाहिए। तो अब जो है वो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही लग रही है कि वो कहें कि जी हम सिर्फ कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी आए हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो टाइम ही नहीं हुआ इतना कि वो किसी चीज़ को पुश करें। लेकिन मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि ये जो हमारे पे बार बार तनकीद की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमारे लोग लगे हुए हैं और इनके इश्यूज़ हैं और इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनको चाहिए कि PMLN के जो लीडरशिप है उसके साथ बैठ के ये चीज़ें जो हैं उनको आयरन आउट कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आयरन आउट होएं। ठीक है, यानी कि एक ऑलिव ब्रांच मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, ऑलिव ब्रांच मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक्सटेंड हो रही है पीपल्स पार्टी को, बावजूद इसके कि खबरें ये आई थी चंद दिन पहले कि नवाज शरीफ जरदारी साहब के बयानात और पीपल्स पार्टी के बयानात की वजह से मायूस हैं। बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहिबा और हसन मुर्तज़ा साहब, 2-3 चीज़ें खुल के सामने आई। पीपल्स पार्टी को भी नवाज शरीफ की खामोशी खटक रही है कि वो इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे, और पीपल्स पार्टी को अब केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब पर भी एतराज़ हो गया है, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो नून लीग की तरफ झुकाव रख रहे हैं नजम सेठी की याद दिलाती है उन्होंने। एक ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला है, कुछ उस पर जरा बात करेंगे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी सेगमेंट में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो एक फैसला दिया है, इसमें कुछ अहम निकात हैं जिन पे बात करना, तफसील के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले को बहुत उजलत से सुना, इस केस को बहुत जल्दबाजी में सुना, यानी इतने अहम केस में जिससे नेशनल सिक्योरिटी के बहुत से मामला जुड़े हुए थे, और माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के कई केसेस पे आला अदलिया कई दफ़ा फैसले सुना चुकी है, वैलिडेट कर चुकी है, काफ़ी लोगों को वहाँ से सजाएं भी मिल चुकी हैं। उसके बावजूद ये फैसला दहाइयों पे मुहित जुरिस्प्रूडेंस को सेट असाइड करते हुए इंतहाई जल्दबाजी में उजरत में किया गया। इस एक दिन की समात में किसी स्टेक होल्डर को सही तरीके से नहीं सुना गया। इतने बड़े फैसले में ना तो मिलिट्री जैग ब्रांच को सुना गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था,
ना ही पार्लियामान को सुना गया, जिसने 9 मई के वाकयात में शामिल शरपसंदों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने की करारदाद पास की थी। उजलत में जो ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट का, इससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की मद में चलने वाले केसेस खतरे में पड़ गए हैं और इस एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र, खासतौर पर मीडिया में इस फैसले को तनकीदी निगाह से देखा जा रहा है और इस फैसले के कानूनी पहलुओं के साथ साथ हमें पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, जो दाखिली सलामती है, उसके तनाजुर में भी इस फैसले को देखना होगा। पाकिस्तान का एक मखसूस महल वक़ू है, एक बैनुल-अक़वामी और एक इलाकाई जियो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है और इन अवामिल की बदौलत पाकिस्तान ना सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी सलामती के चैलेंजेस से भी निबर्द आसमा है। दुश्मन क़ुव्वतें रिवायती तरीक़ों से पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं और इन हालात के पेश नज़र कौमी सलामती के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उनको अवामी, मुआशी और उससे भी ज़्यादा कानूनी सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार दहशतगर्द तंजीमों और उनके बैनुल-अक़वामी सहूलतकारों के लिए एक हौसला अफजा खबर के तौर पर उभर के सामने आया। हमारी कौम और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जहाँ बेशुमार कुर्बानियाँ दे के दहशतगर्दी का रास्ता रोका है, वहीं पर कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकम ने दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हौसला शिकनी भी की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आई कि जो खतरनाक दहशतगर्द पकड़े जाते थे उनको सिविल अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल जाता था और इसी रिलीफ की वजह से जो शोरज़दा इलाके थे वहाँ पे दहशतगर्दी का शिकार मासूम अवाम खौफ और कानूनी पेचीदगियों की बाइस कई सख्त मायूसी का शिकार रहते थे और इसका असर दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल अदम टीटीपी की तरफ से की जाने वाली खुशी का इजहार किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान और इस नौयत के हसास इदारों में एक बड़ी तादाद में सिविल मुलाजिमीन मुख्तलिफ ओहदों पर और हैसियत में काम कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर इन सिविल मुलाजिमीन में कोई भी मुल्क की सलामती के खिलाफ मुलविस पाया जाता है तो क्या वो भी हमारी सिविल अदालतों के गैर मौसर और फरसूदा निज़ाम की वजह से सज़ा से महफूज हो जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा हसास इदारों में काम करने वाले अफराद को अगर ये पता हो कि किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस होने के बावजूद वो कानूनी शिकंजे में नहीं आ सकेगा, तो फिर इसके लिए गैर मुल्की मुतहर्रिक मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों आलाए कार बनना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में यह फैसला ऐसे अनासिर में सज़ा के खौफ में कमी का बाइस नहीं बन रहा? इसके अलावा सिविल और फौजी अदालतों के दरमियान तकाबली जायज़ा करने वाले कुछ नाम निहाद दानिश्वर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को ख़त्म करने से सिविलियन बालादस्ती से इसको तशबीह देते हैं। ये दानिश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ौजी अदालतें ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं बल्कि इन फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक भी मौजूद है। ये बड़े अहम निकात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिए। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब, मुल्क के मशहूर और मारूफ वकील हैं, माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। किस तरह देखते हैं आप सर जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी उजलत में, बड़ी जल्दबाजी में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक फैसला दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस सारा जो कॉन्टेक्स्ट है मैं इसको 3-4 एरिया से इसका देखता हूँ। नंबर 1 ये है कि दुनिया का हर मुल्क जो है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसका एक अपना मिलिट्री लॉ होता है और उस मिलिट्री लॉ की जो जुरिस्डिक्शन होती है फर्स्ट उन लोगों पे होती है जो उस मुल्क की आर्मी से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं और उसके बाद उनके मिलिट्री लॉ सर्टेन ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करते हैं। उसके अंदर डेफिनेशन ये आती है कि अगर कोई शख्स जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके या मिलिट्री एरियाज़ के अंदर जाके सबोताज करता है, उसके बाद जाके वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, तो ही इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द रेलिवेंट मिलिट्री लॉज ऑफ दैट कंट्री। फिर उसके बाद आपका एस्पिनेज है, स्पाई है, उसके बाद आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। फिर अगर कोई मिलिट्री किसी जगह आपका एक ऑपरेशन कर रही है तो उस ऑपरेशन के आगे को खड़ा होता है, टेररिस्ट होता है, तो वो भी उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। फिर उसके बाद ये है कि क्रॉस बॉर्डर है कि जिस तरह आप देखते हैं
कि एक शख्स दूसरे मुल्क के अंदर बैठ के किसी जगह फाइनेंसिंग करता है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के अंदर आता है या इन फैसिलिटेट करता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो फैसिलिटेशन है वो करता है, वो उसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद ये है कि एक प्राइवेट शख्स जो है, जो मिलिट्री के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ मिल के जो मिलिट्री लॉज की वायलेशन है या नेशनल सिक्योरिटी के उसके अंदर आता है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सारे के सारे जो हैं ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो दुनिया के हर मिलिट्री लॉ के अंदर मौजूद है। इसी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर जब 1952 का मिलिट्री एक्ट आया और उसके बाद 1953 का हमारा एयरफोर्स का एक्ट आया और 1961 का ऑर्डिनेंस आया, तो उस वक्त ये एक्सेप्शन जो थी वो प्रोवाइडेड नहीं थी कि आप सिविलियंस को इस एम्बेट के अंदर लेके आ सकते हैं। पहली दफ़ा 1967 के अंदर जो है 2 अमेंडमेंट्स आई, जिसको सेक्शन 2D1 और सेक्शन 59(4) आया, कि जिसके अंदर आपने कहा कि जी अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को जाके जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स है उसके अंदर जाके वायलेट करता है, तो आप उसको जो है मिलिट्री लॉज के अंदर लाएंगे और उसके आगे जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसकी एक एक्सटेंशन है। अब वो सॉरी टू कट यू इन, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की समाअत की और कोई भी जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर था, मिलिट्री की जैक ब्रांच थी, पार्लियामान तक को नहीं सुना। पार्लियामान की करारदाद मौजूद थी, अपने साबिका फैसले सुप्रीम कोर्ट के बाकी अदालतों के मौजूद थे। इतनी उजलत, इतनी जल्दबाजी क्यों, बावजूद इसके कि हम देखते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका जो बैन अक़वामी काबिलियत का इंडेक्स है वो नंबर 7 है, और जो आपका सिविल सिस्टम है जुरिस्डिक्शन का, जो आपकी दीगर अदालतें हैं, वो 136वें नंबर पे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उसी की तरफ आ रहा हूँ जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन मैं एक आर्गूमेंट अपना बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि 1967 से लेके 2023 तक जब ये जजमेंट आई है, जो 23 अक्टूबर को आई है, कि एक कंसिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, जजमेंट्स भी मौजूद हैं, वो इंडिविजुअली थी जो कन्विक्शंस जो थी उनको सेट असाइड भी करती नहीं है, रिड्यूस भी करती नहीं है, उनको एक्विट भी करती नहीं है। लेकिन एज इट इज़ जो 67 की अमेंडमेंट से जो लॉ के अंदर थी वो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरिस नहीं कहा। बावजूद इस चीज़ के जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर नंबर 1 ये है कि 73 के अंदर इन लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मौजूद है आर्टिकल 8 के नीचे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है। फिर उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो इस ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो आप उस शख्स जो है अपील के बाद जुडिशल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आ सकते हैं। अब ये जो जजमेंट आई है, अच्छा ये अब ये जो जजमेंट आई है ये वो डेविएशन है जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है। अब इसके अंदर जो हेयरिंग्स आई हैं जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है कि एक पहली हेयरिंग आई, उसके ऊपर नोटिस आए, फिर अटॉर्नी जनरल का आया, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर जो था थोड़ा सा टाइम देती तो ज़्यादा बेहतर था। अब ये मामला जो है 5 मेंबर्स बेंच का जो है उस लार्जर बेंच पे जाएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जाएगा, और मेरा ख्याल ये है कि स्कोप बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी चीज़ों को कंसीडर करके एक ऑर्डर ऐसा पास करेगी जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट साहब। आई सी टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।